जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं निशा जैन स्टडी 24 चैनल पे हमारे उत्तराखंड पीसीएस के जो प्री एग्ज़ाम हैं उसके क्वेश्चन। आज हम क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। पहले हमने 10 नंबर तक की बात कर रखी है। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर हो जाने चाहिए। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अब इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम समझ लेते हैं ताकि आने वाले एग्जामों में इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन हो उनको आप अच्छे से कर सकें। इसमें आप देखें कि अनुच्छेद 243 ई के तीसरे के अनुसार पंचायत के लिए नए निर्वाचित उसके लिए कार्यकाल को समाप्त होने से पूर्व करा लिए जाएंगे और यदि उसे समय से पूर्व भंग किया गया है तो 6 माह की अवधि के पूर्व ही पुनः चुनाव करा लिए जाएंगे। किंतु यदि भंग हुई पंचायत का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम हो रहा हो तो ऐसा चुनाव कराया जाना आवश्यक नहीं होगा। ज्ञातव्य है कि पुनर्गठित पंचायत का विशेष कार्य अवधि शेष तक ही रहेगा। इस बात को आप समझिए। जब इस चीज़ को आप समझेंगे तो आगे जो क्वेश्चन आने वाले होंगे आपके, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और इजी हो जाएंगे आपके करने के लिए। कि जो अनुच्छेद 243 ई है उसके अनुसार पंचायत जो कार्यकाल होगा उसी अनुसार समाप्त होगा 5 साल पर। यदि बीच में अगर भंग हो जाती तो 6 माह के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रहना होगा कि अगर पंचायत के चुनाव फिर से कराए गए लेकिन उनमें जितना समय बचा है उस कार्यकाल में उसी कार्यकाल के अनुसार उनको पूरा किया जाएगा, उससे ज़्यादा उनको नहीं बढ़ाया जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें पूछा गया है कि भारत में सार्क जिसको दक्षेश शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1986 इसका आंसर होगा। लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम समझ लेंगे। आपने ये देख लिया दक्षेश कब हुआ था, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जब आप समझेंगे तो सारी चीज़ें जो आगे क्वेश्चन बनने वाले होंगे वो आपके लिए आसानी करेंगे। भारत में सार्क दक्षेश शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम 17 नवंबर 1986 के बंगलौर, इसको आप इंपॉर्टेंट कीजिए कि बंगलौर में किया गया था, कर्नाटक में आयोजित किया गया था। इसके बाद नई दिल्ली 4 मई 1995 को हुआ था तथा नई दिल्ली 3-4 अप्रैल को 2007 में हुआ था। सार्क सम्मेलन आयोजित हुआ। इसके बाद यह सार्क का दूसरा सम्मेलन था। पहला सम्मेलन 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, आयोजित किया गया। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन जो था उसको आप देखेंगे तो उस आधार पर सारी चीज़ें बनी थी। जो स्थापना कब हुई थी 8 दिसंबर 1985 को ढाका के सार्क चार्टर का हस्ताक्षर की गई थी। जो 17 जनवरी 1987 को सार्क सचिवालय काठमांडू नेपाल में स्थापित किया गया। अफगानिस्तान को वर्ष 2005, अफगानिस्तान आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अफगानिस्तान को वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13 वर्ष शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बनाया गया, जाने की घोषणा की गई। वर्ष 2007 में अफगानिस्तान इसका सदस्य बना। वर्तमान में सार्क में कुल कितने सदस्य हैं इसको आप देखेंगे तो कुल टोटल 8 सदस्य हैं। नाम क्या क्या हो जाएंगे उसके इसको आप नोट कर लीजिए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, AB करके CBABNP और S। इसको आप याद कर लीजिए, शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए ADDBMNPS। इसको आप जब इसको देखेंगे तो इस तरह से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम देखेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो 13, वो क्या कहता है। उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से, ये इस क्वेश्चन को पढ़ें, निम्नांकित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठबंधन के गठन से संबंधित है। कौन सा आयोग है जो इसके आयोग से गठन से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, 102वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जब राष्ट्रीय पिछड़ा जातियों के राष्ट्रीय आयोग बना था, तो आपको हमेशा याद रखना होगा 102वां संविधान संशोधन। अब इसकी हम डिटेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि जो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में भारत की पिछड़ी कब हुआ था। 102वां संविधान संशोधन 2018 में इसके माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा गठन संबंधित हुआ। इसके माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक प्रावधान अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। राज्य सरकार के माध्यम से, इसको आप देखेंगे, राज्य सरकार के माध्यम से संघ या राज्य के संबंध में सामाजिक और
राजनीतिक पिछले आयोग को गठित किया गया था। वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार है। वो 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के 2 नए अनुच्छेद, कौन से 2 अनुच्छेद नए जोड़े गए 102वें संविधान संशोधन के द्वारा? 338B और 342A को जोड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 को हम समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 आखिर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। जो राज्य विधान परिषद का कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो ये हो जाएगा 6 वर्ष। विधान परिषद की बात की गई है, विधानसभा की नहीं, विधान परिषद। विधानसभा का कितना होता है ये आप बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब इसको हम एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि विधान परिषद एक स्थायी सदन है। विधान परिषद कैसा सदन है? एक स्थायी सदन है। यह कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, नहीं होती, बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं। इसको आप समझिए कि हर दूसरे वर्ष इसके अवकाश ग्रहण करते हैं। ये थोड़ा सा साफ कर देते हैं। स्थायी सदन है और दूसरे वर्ष, जैसे राज्यसभा में होता है उसी तरह। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक विधान परिषद का सदस्य होता रहता है। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, किंतु विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित करने पर संसद को सभा द्वारा समाप्त किया जा सकता है। वर्तमान में कुल 6 राज्यों में आंध्र प्रदेश, किन किन राज्यों में? आंध्र प्रदेश राज्य, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में विधान परिषद कार्यरत हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधानसभा में विधान परिषद किन किन राज्यों में हैं? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तेलंगाना। हमारे देश में 6 राज्यों में विधान परिषद कार्यरत हैं, विधान परिषद कार्य करती हैं। आप विधान परिषद को एकदम राज्यसभा की तरह समझिए। जैसे राज्यसभा में 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, उसको भंग नहीं किया जा सकता है। इसको भंग किया जा सकता है कि दूसरे आधार पर किया जा सकता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया, इसको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज, प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अब इस बात को आप बताइए कि कौन थे प्रधानमंत्री जिन्होंने ये पॉलिसी अपनाई थी कि भारत में पहले परमाणु बम को नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम पहले परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे, किंतु अगर किसी भी राष्ट्र के द्वारा हमारे लिए परमाणु बम प्रयोग किया जाता है तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। लेकिन इसके मर्म को आप समझिए और इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसको आसानी से आप हल कर सकें। ये क्या कहता है कि भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते हुए समय भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। वाजपेयी सरकार ने 2003 में परमाणु में सर्वप्रथम परमाणु नीति को अमली जामा पहनाया। वर्ष 1998 में पोखरण के दूसरे परमाणु परीक्षण के पश्चात भारत में स्वयं को परमाणु दक्षता संपन्न राष्ट्र घोषित किया था। इसके साथ ही 1999 में परमाणु नीति का ड्राफ्ट भी प्रस्तुत किया गया। परमाणु नीति प्रयोग कब हुआ था? 1998 पोखरण में। कहाँ हुआ था? पोखरण में परमाणु परीक्षण। इसके बाद परमाणु दक्षता संपन्न घोषित कर दिया गया था। लेकिन 1999 में जो परमाणु नीति का ड्राफ्ट था वो प्रस्तुत किया गया था। इसके पश्चात कैबिनेट समिति की बैठक हुई थी, उसके आधार पर परमाणु नीति की घोषणा की गई थी। कोई भी चीज़ होती थी उसी आधार पर इसको समझने की कोशिश हम करेंगे। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को हम समझेंगे और देखेंगे क्या है क्वेश्चन, उसको एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है? ये इम्पॉर्टेंट है। किस दिन नागरिक सेवा दिवस, इसको आप याद कर लीजिए कि किस दिन नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है। वो आ जाएगा आपका 21 जून को। 21 जून को नहीं, ये आ जाएगा 21 अप्रैल। यहाँ पर ही कन्फ्यूज़न हो जाता है जब आप दूसरी चीज़ें ध्यान देते हैं तो। इसके एक्सप्लेनेशन को हम समझते हैं कि आगे जो क्वेश्चन है उसमें आसानी रहे। लोक प्रशासन में संलग्न अधिकारियों के कार्य महत्व को रेखांकित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सेवा दिवस आयोजन किया जाता है।
नागरिक सेवा दिवस को पहली बार दिल्ली में विज्ञान भवन, पहली बार कहाँ हुआ था? विज्ञान भवन 2006 को मनाया गया था। 21 अप्रैल 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के नेटफॉर्म हाउस में प्रशासनिक सेवा में प्रोबेशनरी अधिकारी को पहली बार संबोधित करते हुए सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। इस बात को इम्पोर्टेंट है, इस बात को हाईलाइट करके रखिए हमेशा कि कब कहा था इसको, भारत का स्टील फ्रेमवर्क। जो भारत के सिविल सेवक थे उनको किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। जो ये क्या है? भारत के फ्रेमवर्क हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाएगा आपका 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2005 में। इसके एक्सप्लेनेशन को हम समझेंगे। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अधीन 12/10/2005 को केंद्रीय सरकार द्वारा की गई थी। केंद्रीय सूचना आयोग एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है। कौन होता है? मुख्य सूचना आयुक्त होता है, और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त को सूचना के अधिकार के केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रह सकता है। सूचना आयुक्त, जो मुख्य सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। इस समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, इसको आप है कि प्रधानमंत्री लोकसभा के विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट की मंत्री होती है। लेकिन इस बात को आप समझिए कि ये जो मुख्य सूचना आयुक्त है इसको किस आधार से करते हैं? 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं, 65 वर्ष की आयु तक इनको किया जा सकता है, और उसमें जो पूरे हों उसको। मुख्य सूचना आयुक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अलग से भी कवर करने की कोशिश कीजिए क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका पूछा गया वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष था? 1981 में ये आया था। इसके हम एक्सप्लेनेशन को समझेंगे ताकि आगे के क्वेश्चनों में हमें आसानी हो सके। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 बना। जो वायु संरक्षण अधिनियम था वो 1981 में बना। इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। अधिनियम 29 मार्च, ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया था। हाँ, इसको हम समझेंगे अब। वायु संरक्षण 1981 में हुआ था। संसद द्वारा पारित हुआ 16 मई 1881 को लागू किया गया। इस अधिनियम में मुख्यतः मोटर गाड़ी या कारखानों से निकलने वाले धुएं और गंदगी का स्तर निर्धारित करने तथा उसे नियंत्रित करने का प्रावधान हर वर्ष 1987 को नियमित ध्वनि प्रदूषण को भी समस्त में लिया जाता है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 19 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या पूछा गया कि सूची 1 तथा सूची 2 को सही साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि आसानी रहे। पहली सूची क्या है? झारखंड। दूसरी क्या है? उत्तराखंड। तीसरी छत्तीसगढ़। राज्यों के नाम और राज्यों की सीट, राज्यसभा की सीटों के बारे में बात की गई है। उत्तराखंड की आपकी सीट हो जाती है कौन सी? 5। इसको आप मैच कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपकी सीटें बनेंगी उसको देखने की कोशिश करेंगे। झारखंड में कितनी सीटें आपकी आ जाएंगी? 6। झारखंड में जो सीटें हैं आपकी वो हैं 6। उसके बाद आपकी आ जाएंगी सीटें जो छत्तीसगढ़ में हैं वो हैं 5 और उत्तराखंड में 3। राज्यसभा की सीटों की बात की गई है, वहाँ पर हमने गलती की, क्या लोकसभा की सीटों पर टिक कर दिया। लोकसभा की सीटें नहीं, राज्यसभा की सीटें पूछी गई। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए ताकि गलती ना हो। राज्यसभा में सीटें हमने उत्तराखंड को 5 कर दिया था जो गलत आंसर हो गया था। इसमें आंसर हो जाएगा क्या कि झारखंड में 6, उत्तराखंड में 3, छत्तीसगढ़ में 5 और पंजाब में 7। ये राज्यसभा की सीटें, इसको आप नोट कर लीजिए और इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए ताकि आपको आसानी रहे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में
क्या सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कहता है कि निम्न में से किस सांसद की कार्यविधि में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। किसे संसद की कार्यविधि में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, इसको हम देखेंगे। किसको प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी को। कौन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। इसके एक्सप्लेनेशन को हम समझेंगे कि अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा विचार कर व्यक्त कर सकता है कि किंतु मतदान नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं कर सकता? भाग तो ले सकता है, विचार दे सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि वह संसद सदस्य नहीं है। महान्यायवादी को संसद की नियुक्त बैठक में संसद की किसी समिति में भी मताधिकार के बगैर बोलने और उसके कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। इसको आप समझ लीजिए। 20 क्वेश्चन ये आपके आज हो चुके हैं। किस आधार पर सारी चीज़ों को हम देखते चल रहे हैं। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम इस सीरीज़ को पूरा जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकें, क्योंकि आपके एक शेयर से ही हम मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।